बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आज हफ्ते के पहले रोज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज सबसे पहले जिस मौजू पे बात करनी है वो बहुत इस वक्त हॉट टॉपिक इन द टाउन, इन द होल कंट्री, बिकॉज बात हो रही है इस वक्त महंगाई की। और पिछला हफ्ता कुछ अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान के लिए। वैसे तो काफ़ी सालों से ये तवातुर से सिलसिला कुछ अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन बीच में कुछ दिन अच्छे भी आए और फिर कुछ मौसम दोबारा से कुछ ख़राब चल रहा है। ख़ासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में माशी सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, हुकूमती दावे सुनते आ रहे हैं, 3 साल हो चुके, अब भी सुन रहे हैं, अभी भी कहा जा रहा है। कुछ वजीर आके कुछ और कहते हैं, कुछ सी वजीर की तरफ से कुछ और कहा जाता है। असद उमर साहब ने कुछ और फरमाया, फवाद चौधरी साहब ने कुछ और फरमाया, शौकत तरीन साहब ने कुछ और फरमाया, इमरान खान साहब इजलास कर रहे थे, उस पर भी उन्होंने जोर दिया कुछ बातों के ऊपर। इस पर हम बिल्कुल प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि करंटली ये समझना कि एक तो ये सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है, ये अचानक से ये जो एक हुकूमत जमूद का शिकार हो चुकी है, इसकी वजह क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दैट, नंबर 1। नंबर 2, क्या इस सूरत हाल से हम कुछ आने वाले वक्तों में निकल पाएंगे? क्या हुकूमत इतनी काबिलियत रखती है? क्या हमारे जो स्टैट्स हैं वो इतना सच साबित होंगे जितना हुकूमत बता रही है? क्योंकि स्टैट्स की जब भी मैं बात करता हूं तो बहुत सारे स्टैट्स उनके माजी से मुंसलिक कर दिए जाते हैं कि जी ये तो पहले से ऐसा होता है, हम तो इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं ऑल दैट। बट 3 साल हुकूमत को हो चुके हैं। इस हवाले से आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं बात करूं। इस वक्त बहुत सारे मेरे पास सवाल हैं और ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं है, ये वो सवाल हैं जो इस वक्त जितने बैठे पाकिस्तानी, आप लोगों में से वो लोग जो शायद इस तमाम तर महंगाई का शिकार हैं, और मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोग इस महंगाई का शिकार हो चुके हैं, उनके वो सवाल हैं जो आज इस पेपर पे मौजूद हैं। कुछ जहन में है, कुछ दिल में है, जो मैं आज अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से पूछना चाहूँगा। आज मैंने किसी सियासी शख्सियत को मदऊ नहीं किया, आज मैंने बिजनेस शख्सियात को, नामवर शख्सियात को मदऊ किया है कि उनसे एग्जैक्ट हम फिगर जान सकें। बिकॉज हम जब इस पहलू को सियासी तौर तरीके से देखते हैं तो चीज़ों को सियासी रंग दे दिया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर्स, फैक्ट्स के ऊपर बात करना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी हो चुका है। सो आज जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान है वो इस हवाले से बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने सवालों की तरफ बढ़ूं और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ बढ़ूं और उनका इंट्रोडक्शन करवाऊं, कुछ इस वक्त जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं पहले मेरे ख्याल में वो जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारी करेंसी ऑलमोस्ट 173 तक पहुंच चुकी है। डॉलर के मुकाबले में रुपया बहुत गिर गया है, नज़रों से गिर गया है, इस हद तक गिर चुका है कि पता नहीं वो नज़रों में उठ भी पाएगा कि नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है सूरत हाल ख़राब है। स्टॉक मार्केट जो है आज 44,629 पॉइंट्स पे बंद हुई, तकरीबन 100-150 पॉइंट्स जो है वो मंदी का शिकार रही। जीडीपी एनुअल ग्रोथ हमारी 3.94% है, जो कि पिछले साल की एक्यूमुलेटिव है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा 4.4% है, जो कि पिछले साल के हवाले से मैं बता रहा हूँ पूरे साल का। और इन्फ्लेशन रेट हमारा 8.98% है, जो कि अभी एग्जैक्ट अपडेटेड है। इसके अलावा जी करंट अकाउंट हमारा जो -2482 जो इस वक्त जो है वो जून के हिसाब से ये अदाद-ओ-शुमार है। कुछ और भी अदाद-ओ-शुमार है जो मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, बहुत नामवर शख्सियत, बहुत मैं कहूँगा कि बहुत माहिराना राय रखते हैं, खासतौर पर बिजनेस के हवाले से, इकोनॉमिक के हवाले से। इससे पहले भी मदऊ कर चुके हैं, आज मेरे ख्याल में उनसे बात करना बहुत नागुज़ीर था। मैं वेलकम करूँगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया सर, बिकॉज इस वक्त शायद अवाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशंस, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात किया जाना बहुत ज़रूरी है। उस पर प्लीज़ आज बात कीजिएगा। सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा सर, थोड़ा सा पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद मेरे पास एग्जैक्ट कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे उनका एक जवाब चाहूँगा। सर, पीटीआई को पहले तो ज़रा देख लीजिएगा कि पीटीआई ने इन 3 सालों में क्या किया, एक शॉर्ट टर्म में आपने इसको बताना है। प्लस वो जो बार बार माजी की हुकूमतों पे एक ब्लेम डाला जाता है, वो कितना सच है, आज एक तो आवाम को ये क्लियर कर दीजिए कि वाकई ये फैक्चुअल है या नहीं। फिर उसके बाद एक और सवाल है इंपॉर्टेंट इसी से मुंसलिक, लेकिन पहले मैं चाहूंगा जरा इसको ओवरव्यू दे दीजिए। पहली चीज तो ये है कि जब पीटीआई की हुकूमत आई तो असद उमर साहब को उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर का ऐलान किया था 6 महीने पहले से कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि असद उमर साहब पिछली हुकूमत की पॉलिसियों को रिव्यू करते, जहां जहां पे बेहतरी लाई जा सकती थी कंसल्टेशन करके, बिजनेस कम्युनिटी से बातचीत करके, ट्रेड बॉडी से बातचीत करके अपना एक रोड मैप बनाते, और जब वो आते तो उसको पेश करते और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता। ठीक है। लेकिन वो जब आए तो उन्होंने उस वक्त फिर देखना शुरू किया कि भाई इसहाक डार साहब जो थे वो 98 पे डॉलर को जबरदस्ती रखे हुए थे और दूसरी चीजें, तो ये गलत था। मैं समझ रहा था होमवर्क करके
क्योंकि 6 महीने पहले ऐलान हो गया था, जी। वो एक रोड मैप दे सकते थे, पहली बात। राइट सर। दूसरी बात जो इसमें हुई है कि आईएमएफ के प्रोग्राम पे जब गए तो टीम को उन्होंने बदल दिया राइट। लास्ट मिनट पे, डागा साहब को भी वापस भेज दिया और उन्होंने उनकी वो सब शराइत मान ली हाँ। जो उन्होंने एज इट इज लिखी थी। ठीक है। अब उससे क्या हुआ, आपने 35% रुपए की डिवैल्यूएशन कर दी, 102 रुपए कितने से रुपए 35% डिवैल्यू हो गया, आपके डेट बढ़ गए, यानी कर्जे आपके बढ़ गए। फॉरेन कर्जे जो होते हैं वो बैलेंस शीट में रुपीस में दिखाए जाते हैं, तो उनकी से इशू का आगाज हो गया, 35% burden आ बढ़, गया। बिल्कुल आप सही समझे। ठीक है, समझ। दूसरी चीज फिर ये हुई कि मार्कअप रेट उन्होंने बढ़ा के स्टेट बैंक का, जिसको हम पॉलिसी रेट कहते हैं, 13.25 पे ले गए, हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री, इतना कभी नहीं हुआ था, वो कर दिया। उससे क्या हुआ, उससे बैंक के लैंडिंग रेट कोई 16% हो गया, कहीं 15% हो गए, और इसके ऊपर सनतकारी ठप हो गई, कोई नई सनतें नहीं लगी, मुलाजमतों के मौके महदूद हो गए, सनतकारी जमूत का शिकार हो गई। अब जब उन्हें ये बताया गया कि भाई इससे तो आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो भी बिल्कुल बैठ जाएगी, और वो हुआ, आपने देखा पिछले साल माइनस जीडीपी थी, तो इन्होंने फिर रिवर्स करना शुरू कर। अब जब भी आदमी को रिवर्स करता है तो उसके इम्प्लीकेशंस आते हैं देखने में, यानी मनफी असरात आते हैं, क्योंकि आप दौड़ते हुए जा रहे हैं ना, अब एकदम जब पीछे दौड़ना शुरू कर दें तो इतना आसान नहीं होता जितना आप आगे निकल गए तो उसको वापस आना। अब क्या हुआ, आपने रुपये को दोबारा फिर टाइट करके 152 तक ले आए थे, है ना, चंद महीने पहले तक, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ इसी तरह अब मार्कअप को इन्होंने कम करना शुरू करा, 13.25 से कम कर 7% पे ले आए। ठीक है। चले, अब ऐसा तो करा आपने, 7% एक अच्छा पॉलिसी रेट है, जिसमें अगर बैंक 2-3% रखें तो 10% तक लैंडिंग होती है, और ये एक अच्छा रेट था। लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज में 2 सालों में अनसर्टेनिटी रही, और उसकी वजह से एक्सपोर्ट भी मुतासिर हुई, और हम कोई पोजीशन नहीं ले सके, हमारी एक्सपोर्ट रही वहाँ के। फिर इन्होंने गलती ये की कि इन्होंने कहा कि ये इम्पोर्ट बढ़ रही है और एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही, लिहाजा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, यानी तजारती खसारा बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए इन्होंने रॉ मटेरियल के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी किसी पे 25%, किसी पे 30%, किसी पे 10% लगा दी। ठीक है। उससे क्या हुआ, वो रॉ मटेरियल तो मंगाना जरूरी था, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेस है, हम डाइज, केमिकल, पॉलिस्टर फाइबर, मेन मेड फाइबर ये मंगाते हैं और फिर उसको वैल्यू आउट करके हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये सब चीजें जब महंगी आई तो आपकी एक्सपोर्ट अनकम्पिटिटिव हो गई। ये सब चीजें थी, तो इससे ये लग रहा था कि हिट एंड ट्रायल मेथड हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं है, ये दवाई खा लो, अच्छा ये नहीं है तो फिर अब ये खा लो, नहीं तो ये एंटीबायोटिक खा लो, और उसके फिर असरात खटाखट जिस एंटीबायोटिक के होते हैं वो सब आए। बहरहाल अब कट द स्टोरी शॉर्ट, अब इन्होंने कहा कि नहीं जी हमसे गलती थी, मार्कअप हमें 7% रखना था, ताकि हम ग्रोथ चाहते हैं, सरमायाकारी चाहते हैं, और अब इन्होंने उसके ऊपर कार फॉर्मा है ये। लेकिन अब जो दूसरी चीजें हैं जो जिससे सबसे बड़ा ब्लेंडर है आज आपके प्रोग्राम का, मैं कहूँगा पंच लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ, और वो ये है कि जो महंगाई है इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि आपने एग्रीकल्चर को एक कोने में लपेट के रख दिया। आपने वो तमाम चीजें जो हम एक्सपोर्ट करते थे, गेहूं हम एक्सपोर्ट करते थे, शक्कर हम एक्सपोर्ट करते थे, सोयाबीन हम एक्सपोर्ट करते थे, ये सब चीजें आज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप एक्सपोर्टर के बजाय नेट इंपोर्टर बन गए। आप समझ सकते हैं कि आप इंपोर्ट करके सस्ती खाने पीने की अशिया आवाम को दे सकेंगे? फूल्स पैराडाइज। बाहर से मंगा के महंगी चीजें आपको मजीद महंगी हो जाती हैं जब आप उनको उसमें मार्जिन रखते हैं, उसमें प्रॉफिट्स होते हैं, उसमें मिडल मैन होता है। फिर इन्होंने एक और गलती करी, इन्होंने शुगर जो है जैसे एक्सपोर्ट अलाउ कर दी, उनके कहने पे आके प्रेशर आके, जब शुगर एक्सपोर्ट की तो उन्होंने रिबेट भी दिया उनको, जब देखा एक्सपोर्ट ज्यादा हो गई है तो शॉर्टेज हो गई, फिर क्या इंपोर्ट करो,
फिर वो इंपोर्ट हुई महंगी दामों, फिर जब इंपोर्ट होकर आई हाँ तो आपने यूटिलिटी स्टोर में सब्सिडी दी, सही ना। ये गौरव धंधे हैं। ये एक आपको कंसिस्टेंट तसलसल नजर नहीं आ रहा जो प्रोग्राम के शुरू में आपने कहा था। जी, जी। अब आप आइए आखिरी चीज पे कि रुपी इस वक्त आज 173 का हो गया है। Right. आज मेरे पास 100 कॉल्स होंगी कि सर दिसंबर के एंड तक 200 की बात हो रही है, सर इस महीने के एंड तक 180 की बात हो रही है। अच्छा। अब ये स्पेकुलेशन जो होती है ये मार्केट को ड्राइव करती है। राइट सर। ये सट्टेबाजी जिसको आप कहते हैं मार्केट को ड्राइव करती है। तो अब आप डॉलर धड़ाधड़ लोग फिर अब बॉन्ड बेच रहे हैं 40,000 वाला और डॉलर लेके रख रहे हैं। तो ये अफगानिस्तान में यहाँ से 30 से 40 पहले 15 मिलियन डॉलर जाते थे तो बढ़ के 30 मिलियन डॉलर डेली तक हो गया था, क्योंकि वहां तो डॉलर अब है ही नहीं, उनके तो डॉलर फ्रीज हो गए। तो ये मार्केट से उठा के जिस दामों में भी मिलता है वो अफगानिस्तान जा रहा है। अब ये सब चीजें में दो चीजें आपकी कमजोरी नजर आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, आपकी इंतजामी सलाहियतें, क्योंकि डिमांड सप्लाई तो कर लिया आपने, चले और मंगा लिया, उसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर नहीं लिए, होल्डर जखीरा अंदोजों को नहीं पकड़ा, गोदामों में छाप नहीं डाले। आज इजलास में कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, लगाई, सख्ती करेंगे। आपका एयर असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी ने छापे नहीं डाले, मार्केटों के दौरे नहीं किए, प्राइस कंट्रोल कमेटी ने काम, तो उससे लोग आज ऐलान हो गया ना 45 रुपए फी लीटर करके दूध बढ़ा रहे हैं हम, कर लो जो कुछ करना कर ले। अब एक गरीब आदमी सुबह उठता है तो वो जब दूध लेने जाएगा 1 किलो मिसाल के तौर पे, जी सर, तो उसको उस दामों में आधा किलो मिलेगा। तो ये सब चीजें मैं समझता हूँ जो एक हिट एंड ट्रायल तरीके से हैंडल हो रही हैं। मईशतें ऐसी नहीं चलती। और अच्छा। इसमें फिर पिस्ता कौन है? ये गरीब आदमी। ठीक है। आज सफेद पोश आदमी भी हाथ फैला के आंख से ऊपर देख रहा है कि मैं क्या जाऊं, पेट्रोल की कीमतें जितनी बढ़ी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, आपने उससे ज्यादा मुकामी मार्केट में बढ़ाया। ठीक है। आखिरी जुमला मेरा, जी। ये बहुत जरूरी है। जी जी, ये कहते हैं कि अभी भी हमारी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जी। रीजन में जो ममालिक हैं 17वें उनसे नंबर कम पे। है। अब मैं उसका जवाब, मेरे हाथ में ये एक शीट है, अगर आप लाइव होते तो मैं इसको दिखाता, लेकिन ये मैं आपको बतला रहा हूँ, इसमें पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपए में निकाली है और मजदूर की दिहाड़ी हर रोज रोजाना दिहाड़ी निकाली है जी। अब एक मिसाल देता हूँ, बांग्लादेश में हमारा जो टका है वो हमसे दुगना हो गया, पता है ना आपको? बिल्कुल ऐसा ही है। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में एक दिन की योमिया हमारे रुपए के हिसाब से बनती है 1800, ठीक है, और वहां पे हमारे रुपए के हिसाब से बनता है 175 का पेट्रोल। ठीक है। पाकिस्तान में हमारी जो योमिया आमदनी है वो 800 रुपए है, और उसके ऊपर हमारा बनता है पेट्रोल का 138 रुपए। इसी तरह आप इमारात को देख लें, 3,500 रुपए योमिया है और उसका 117 रुपए। तो आपको इन तमाम बातों का कहने का मैं मकसद मेरा ये है कि भाई उन ममालिक जिनका हवाला दे रहे हैं कि वहाँ सस्ता पेट्रोल नहीं है, हमसे महंगा है, उनकी आमदनी तो देखो, कहीं दुगनी, कहीं तिगनी, कहीं 4 गुना, कहीं 5 गुना। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर वो वेलफेयर स्टेट है, वहाँ सोशल सिक्योरिटी दिया जाता है घर बैठ के, वहाँ मेडिकल घर बैठ के दिया जाता है। बिल्कुल तो ऐसे आप बहुत सारे आवाम दीगर के साथ फैसिलिटीज हैं। ये गोरख धंधा अल्फाजों का। अब सर थोड़ा सा और प्लीज जरा बात कीजिएगा, जब तक अकील करीम डेडी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि आज थोड़ा वक्त दें, उनको कनेक्ट किया जा रहा है। अच्छा सर, थोड़ा सा बात कीजिएगा अब जरा ये आईएमएफ के हवाले से। आईएमएफ का क्या इशू है सर? ये क्या वाकई कोई उनसे डील चल रही है? शौकत तरीन साहब तो कह रहे हैं जी आप गलत अफवाहें ना फैलाएं, बात चल रही है, तो आईएमएफ से हमें कितनी उम्मीद है इस वक्त सर? देखिए, आईएमएफ के लिए शौकत तरीन साहब गए, कल उनकी वजीर खजाना का टेन्योर खत्म हो गया, वापस आ गए। अब उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी को भेज दिया, वो भाई फाइनेंस सेक्रेटरी नेगोशिएट करे और वजीर खजाना नेगोशिएट करे, आप समझते हैं फर्क है? बिल्कुल ऐसा ही है। और आप वीकर विकेट पे एक कमजोर आदमी को बिठा के हर 2 मिनट में बाहर निकल के
फोन करेगा ना पूछने के लिए। वेरी तो ट्रू। आपने इतना अहम नेगोशिएशन के लिए पहले बना देते उनको एडवाइजर टू दी प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस, ताकि वो IMF की नेगोशिएशन खुद हैंडल करते। जी। अच्छा, फिर अब IMF ने 1 रुपए 39 पैसा बिजली बढ़वा दी, ठीक है, पेट्रोल बढ़ गया। और वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। बढ़वा दी। अब पेट्रोल की कीमतें इनकी जो है, वो जो मुझे दुख होता है, वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन है, यानी रेवेन्यू कमाने का जरिया। ठीक है। पेट्रोल जब आप मंगाते हैं हाँ। तो उसमें अगर कीमतें कम हुई थी हम्म, तो आपने सेल टैक्स कम नहीं किया था, ठीक है। आपने सेल टैक्स दुगना करा था ताकि हाँ। आपके रेवेन्यू जितने ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बेनिफिट हो। अब बढ़ गई है तो अब आप मजीद बढ़ा रहे हैं। भाई, क्या ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का जरिया होता है पेट्रोल मसनूआत, ये बिजली? हर किस नहीं, ये तो एक सर्विस है। राइट सर। तो ये बुनियादी असूली इख्तलाफात हैं, ठीक हो गया। मोटे मोटे, जो अगर आप थोड़ा सा गहराई में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये आवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है, राइट सर। ज्यादती हो रही है। अब जरा बात कर ले फाइनेंस मिनिस्टर, मुतवक्के फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी हाँ, वजीर खजाना साहब कौन हो सकते हैं? वैसे शौकत तरीन साहब का अब तो नाम नहीं रहा, तो अब कौन हो सकते हैं नए? आपके ख्याल में कोई ऐसे नाम है? एडवाइजर बनाएंगे, मैं नहीं समझता कि किसी हाँ। फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में ये काम करेंगे। अच्छा। हाँ, यही एडवाइजर टू पीएम रहेंगे। हाँ, बहुत सारी कमेटियां और कैबिनेट कमेटी और ऑन कॉमर्स और ECC, वो अब ये चेयर नहीं कर पाएंगे। कोई नाम है वैसे ऐसा नाम जो देखिए, हमाद मोतबर साहब नाम पहले जो- आए थे अजहर, और वो फिर हटा दिए गए, और मैं तो ये समझता हूँ कि वो एडवाइजर से ही काम चलेगा, और बाद में एडवाइजर से जाके चलेगा। शायद इनको हाँ। सेनेटर वगैरह किसी की सीट पे स्वैप करें। लेकिन मुझे बाहर नजर नहीं आ रहा कि कोई और फाइनेंस मिनिस्टर आए अच्छा। और उनके अंडर में ये काम करें। अगर ऐसा हुआ तो ये छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, छोड़कर चले जाए, ठीक है। अब ये एक और सर, IMF की हमने बात की, उसी के साथ एक कनेक्टेड पॉइंट ये रेज होता है कि अमेरिका इज आस्किंग टू डू मोर। कितना फैक्ट है सर इसके अंदर? क्या अमेरिका हमें प्रेशराइज कर रहा है इस तरह से इकोनॉमिकली, थोड़ा सा IMF की डील कामयाब ना हो देखिए, और हम डू मोर IMF की तरफ के- दोबारा से बढ़े? अमेरिका के पास 2 रिमोट कंट्रोल हैं। ठीक है एक FATF का, जी। FATF उसमें हमने 27 में से 26 शराइत पूरी कर दी हैं, कानून में तब्दीलियां भी ले आए हैं, उन पे अमल दरामद भी कर लिया है, लेकिन एक रह गया था। लेकिन उसके बावजूद अभी तक हमें ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, राइट सर। क्योंकि अंकल सैम हाँ। खुश नहीं है। हाँ, ठीक है। अब आए, ये तो एक है। दूसरा, IMF, वर्ल्ड बैंक, हाँ। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे मेजोरिटी अमेरिकन जी, और ठीक यूरोपियन है, कंट्री, ठीक है। लिहाजा उनकी नजरें देख के बोर्ड फिर वो पास करता है पाकिस्तान से कैसे ताल्लुकात हैं। अभी तीसरी चीज आ गई थी, उसमें हमने बड़ी मेहनत की, जी। वो GSP प्लस की, जो यूरोपियन यूनियन ने सहूलत दी थी ड्यूटी फ्री की, वो उन्होंने ह्यूमन राइट्स और तौहीन रिसालत के ऊपर जो हमारे यहाँ कवानीन है उसमें उन्होंने कहा ज्यादतियाँ की गई हैं। लिहाजा एक रेजोल्यूशन जमा हुआ 626 वोट से कि पाकिस्तान की ये सहूलत खत्म कर ली जाए। लेकिन फिर चौधरी सरवर साहब मेरे दोस्त ने उनको भेजा है, हमारे अपने जो लॉबिंग थी वो सब करके अब वो 2023 तक तो अभी उसको रखा है, उसके बाद पाकिस्तान को दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो हैं ये अंकल सैम के कंट्रोल में है, वो रिमोट उनके हाथ में है, नहीं निकल सकते लिहाजा उनसे अभी आप उनके असर से आप इन्फ्लुएंस से नहीं निकल सकते। नहीं निकल सकते। चलें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि हम निकल भी सकते हैं नहीं, बिकॉज चाहे में जितनी चाइना की सपोर्ट हो, इमरान खान साहब शायद सऊदी अरब भी जा रहे हैं किसी हवाले से, आई डोंट नो कि उसमें भी कोई बेनिफिट है सऊदी अरब जाने में इस वक्त? नहीं, बिल्कुल। सऊदी अरब जो है इस वक्त सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान की सऊदी अरब से आती हैं। राइट सर। और सऊदी अरब ने डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी दी है, यानी तेल, उधार तेल की सहूलत, यानी आप तेल अभी सप्लाई कर देगा वो, पेमेंट 1 साल के बाद करें आप। तो ये भी एक बहुत बड़ी सहूलत है, जिससे हमारे ज़र मुबदला के ज़खायर पे बोझ कुछ थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि 12 से 14 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत हर साल पाकिस्तान खरीदता है। बिल्कुल। तो वो फिर सऊदी अरब के देखते देखते यूनाइटेड अरब एमिरेट चलता है उसकी नजरें देख के। तो सऊदी अरब ने भी
और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी तकरीबन $2 बिलियन सॉफ्ट लोन या सॉफ्ट डिपॉजिट की शक्ल में हमारे यहाँ रखा है ज़खायर को बढ़ाने के लिए, जो IMF की रिक्वायरमेंट थी। तो ये सब चीजें हैं। और बीच में नाराज हो गए थे सऊदी अरब, जी जी। तो अब जो ताल्लुकात, जो एम्बेसडर नाइफ है वो बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, और वो उसका बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि वो मिलिट्री अताशी होता था पहले और फिर अब एम्बेसडर होकर आया है, लिहाजा फौज का भी उससे एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। और वहाँ के जो प्रिंस हैं, प्रिंस सलमान वगैरह जो हैं, वो भी उसको बहुत अहमियत देते हैं। ही इज प्लेइंग ए वेरी पिवटल रोल। राइट सर। सर अब जरा जाते जाते ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्या हुकूमत को आप मशवरे कह लीजिए, कुछ स्ट्रेटजी के हवाले से कुछ गाइडलाइंस देना चाहें, बिकॉज यू हैव अ टीम नॉलेज माशाल्लाह, क्या सर हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे इस वक्त, क्या करना चाहिए हमें? और आखिरी चीज ये है कि खुदारा पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, ताकत, वो एक ज़राई सनती पाकिस्तान। वेरी ट्रू सर। कायदे आजम ने भी ये कहा था, एक ज़राई सनती पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। आपने इन दोनों चीजों को छोड़ दिया। मुल्क की माशत में 60% आपने ट्रेडिंग सर्विस सेक्टर ले लिया, 20% सनती और 20% एग्रीकल्चर रह गया है। और वो भी एग्रीकल्चर में देखें, कॉटन की फसल 13 मिलियन बेल 12 मिलियन होती थी, पिछले साल 8 मिलियन बेल बहुत लूज किया, शॉर्टफॉल है। और आपने इंपोर्ट किया है और बाहर से मंगाया, तो भाई हर चीज तो बाहर से नहीं मंगाएंगे आप। गेहूं भी बाहर से मंगाए, कॉटन भी बाहर से मंगाए, शक्कर भी बाहर से मंगाए, खुर्दनी तेल भी बाहर से मंगाए, दालें भी बाहर से मंगाए, सोयाबीन भी बाहर से मंगाए। तो आपके पास जराए तो नहीं है इतने कि आप इतने बड़ा बोझ इंपोर्ट का बर्दाश्त कर सकते हैं। बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने रेज़ किया है। ज़राअत में खुद कफील होना है, खाने पीने की अशिया कम से कम खुद मुल्क में पैदा हो, और न सिर्फ मुल्क की कफालत करें बल्कि खत्ते में हम इन अशिया को एक्सपोर्ट कर सकें। ये है मेरा एक आपको टिप या एक एडवाइस। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी पाकिस्तान का स्ट्रेंथ को अगर हमने खो दिया, जो हमारी, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा ज़राई निज़ाम है आपाशी का, सबसे बड़ा दुनिया का आपाशी निज़ाम है, मेहनत कर किसान है, फर्टाइल लैंड है, जमीन ऐसी अता की है, 365 दिन सूरज है, तो आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? जो पहले था कम से कम वही प्रोडक्शन पे आ जाओ। राइट सर, राइट सर, वेरी 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 ट्रू सर। बहुत शुक्रिया। मेरी बड़ी कोशिश थी और ख्वाहिश थी कि अकील करीम डेडी साहब भी मैं ज्वाइन कर लेते, लेकिन आई डोंट नो उनसे कनेक्ट नहीं हो सके, बट अगले प्रोग्राम में किसी इंशाल्लाह ताला। और जो बातें की हैं हमसे, जो बातें मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने की हैं, उसको हम कोट करेंगे जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे जिसमें PTI के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। और ये बिल्कुल एग्रीकल्चर के हवाले से डेफिनेटली पाकिस्तान में ज़्यादा फोकस होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद कुछ मज़ीद मुल्क की सूरत हाल और कुछ अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं। बात कर रहे थे पहले कुछ मईशत की, अब बात करेंगे कुछ मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से, और थोड़ा सा साथ ऑफ कोर्स अफगानिस्तान के हवाले से भी कुछ अपडेट्स पे बात करेंगे। एक बहुत अफसोसनाक फिर खबर जो आज हम तक पहुंची, और एक धमाका हुआ कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के बाहर, जिसमें अब CCTV फुटेज मिलने के बाद ये कहा गया है पुलिस की तरफ से कि पुलिस की एक गाड़ी को ही निशाना बनाया गया था, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं और तकरीबन 16 जख्मी हुए, जिसमें से 13 पुलिस एहलकार थे और बाकी वहाँ पे कुछ आम जो शहरी होते हैं वो जख्मी हुए हैं। जख्मी में किसी की हालत अभी तशवीशात नहीं है मेरे ख्याल में, ये एक अच्छी खबर है। और मोटरसाइकिल में धमाका नस्ब हुआ, उसके बाद ये रिमोट से इसको जो है उसको ब्लास्ट किया गया। ये अब तक की जो खबरें हम तक पहुंची हैं, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुलाकात हुई है नाज़िमुल उमूर अमेरिका की, उनसे कुछ उस हवाले से बात करेंगे, एंजेला के हवाले से, और देखते हैं उन्होंने आपस में क्या बात की है। और उसके बाद थोड़ा सा अफगानिस्तान की सूरत हाल को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉलिटिकल एलिमेंट भी मौजूद है। व्हेन आई टॉक अबाउट बलूचिस्तान, द पॉलिटिकल एलिमेंट इज कि जाम कमाल साहब जो आज बड़े एक्टिव भी
नजर आए। उन्होंने कहा जी कि इमदादी कार्रवाई और तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए। उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है परसों, जो कि अब तक की इतलात के मुताबिक परसों ही तारीख है। मुझे नहीं पता बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अगर कोई तारीख बदल जाती है। और क्योंकि खितरानी साहब भी हमें ज्वाइन किया था जब उन्होंने फ्राइडे को, तो उन्होंने कहा था कि वी आर वेरी मच रेडी टू गो अगेंस्ट। वो भी क्योंकि बाप पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल, उन्होंने तो घर गिनवा दिया था, आपने देखा भी होगा स्टार न्यूज़ पे कि उन्होंने पूरे फिगर गिनवा दिए थे कि हम ये जाम कमाल साहब से ओहदा लेने वाले हैं। अब इस सूरत हाल में जब वहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं, जब वहाँ पे ऑलरेडी सिचुएशन क्रूशल है, ऑलरेडी अफगानिस्तान के हवाले से भी PIA की परवाज़ें भी बंद हो गई हैं, कुछ सूरत हाल कुछ खास अच्छी नहीं है। इस दौरान अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस हवाले से बात करने के लिए सबसे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसहाक अहमद खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ। इसहाक साहब बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैद नज़ीर साहब भी हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैद साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। मैं ब्रिगेडियर इसहाक साहब से आगाज करूंगा। ब्रिगेडियर साहब पहले जरा बात कर लेते हैं आज के ब्लास्ट के हवाले से, फिर कुछ जनरल डिस्कशन की तरफ हम जाएंगे। ब्लास्ट आज हुआ, क्वेटा में हुआ, इन द हार्ट ऑफ द सिटी। कौन इसके पीछे हो सकता है? नंबर 1, नंबर 2, ये अमन अमान की सूरत हाल सर कब ठीक होगी बलूचिस्तान के अंदर? बलूचिस्तान का ये कोई, मैं इसको नया इसलिए नहीं कहता कि बलूचिस्तान बदकिस्मती से इस किस्म के वाकयात का वो कहते हैं गढ़ भी रहा है कुछ दौर में। बिल्कुल। अभी कुछ चीज़ें बेहतर हुई, फिर बीच में दोबारा, अभी उम्मीद ये थी कि अफगानिस्तान के बाद चीज़ें मजीद बेहतर होंगी और करनी भी चाहिए उम्मीद, इसलिए कि बलूचिस्तान में, अच्छा बलूचिस्तान के दो बड़े इश्यूज हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं। एक तो वहाँ पर इंसर्जेंसी है जिसको हम हमेशा से नाम देते रहे, सेपरेटिस्ट हैं जो कि अपनी उनकी वजूहात हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं, कोई BLA वगैरह, BLA, जी हाँ, वही सारे ये इंसर्जेंसी का चूंकि हिस्सा हैं, सारी की सारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक ये इशू है। दूसरा वहाँ पर जो इशू होता है वो आता है सेक्टेरियन वायलेंस का। ये दोनों जो हैं ये अफगानिस्तान के बलूचिस्तान के अमनो अमान पे बहुत असरअंदाज होते हैं, बहुत असरअंदाज होते हैं। एलतशी के ऊपर अटैक हुए हैं, उसमें कोई हमें डाउट नहीं है, बहुत ज़्यादा हुए हैं। फिर ये जो इंसर्जेंसी है इसमें वाक़या, इसके पीछे सपोर्ट करने वाले एलिमेंट्स बहुत सारे हैं जिनको बहुत सारे तो नहीं, लेकिन 3-4 को मैं स्पेसिफिक प्रोमिनेंट जी हाँ जो सोच रहा था उसमें सबसे बड़ा आपका एलिमेंट जो है वो यही वाले हैं, इंसर्जेंसी को सपोर्ट करने वाले, जिसको एक्सटर्नल सपोर्ट जिसको हम कहते हैं प्लेयर्स हैं, जिसमें आपकी इंडियन हैं और एक्स अफगान हुकूमत के लोग थे, जिसमें वो सपोर्ट किया करते थे, वाया कंधार सपोर्ट किया करते थे। तो ये जो वायलेंस है इसका हम एक तो लिंक उनके साथ कर सकते हैं, ये जो अभी वाकया हुआ है या जो इससे पहले वाकयात होते रहे हैं, और जी हाँ होते रहे। सरीना के ऊपर बहुत बड़ा अटैक हुआ था, उस वक्त तो खैर चाइनीज वहां पर आए हुए थे, एम्बेसडर आपको याद हो, लेकिन वो निकल चुके थे। लेकिन इस सारे का जो हदफ है वो इनसिक्योरिटी है, और इनसिक्योरिटी के साथ जो अभी आपने दूसरा एक इसको वो कहते हैं लिंक अप करने की कोशिश की, वल्लाह आलम मैं उसको अभी तक उस एंगल से नहीं देख रहा। पॉलिटिकल डिवीजन, पॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन जो वहाँ पर अभी ये जो नई डेवलपमेंट आप जिसका जिक्र कर रहे थे जाम कमाल साहब के अगेंस्ट, ऑल्दो उसका सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ उस लिहाज से आप जिसको कह रहे थे ना कि आया वो तहरीक अदम एतमाद लेट कर देंगे, नहीं करेंगे। अब क्या ये सही वक्त है ऐसा लाने का उस असेंबली में जब इस तरह की सूरत हाल खराब है? मैं ये नहीं, देखिए टाइमिंग हमारे यहाँ बलूचिस्तान में ये कोई वैसे तो देखा जाए तो इंसानी जान जाया हुई है, लोग जख्मी हुए हैं, सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि इस किस्म के वाकयात भी होते रहते हैं और साथ साथ पैरेलल पॉलिटिकल एक्टिविटी भी चलती रहती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलती रहती है। इसलिए मैं उसको उस एंगल से नहीं देखूंगा कि वो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट डालेगा। हाँ, पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हो रही है ना, वो एक वो कहते हैं एक क्रिटिकल सिचुएशन है, बिकॉज प्रोबेबली ये एक प्रोटोटाइप जिसको हम कहते होते हैं, या एक एफर्ट है चेक करने की कि क्या अपोजिशन इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो एक गवर्नमेंट को किसी जगह पे अदम एतमाद से हटा सके। बिकॉज इसके बाद शायद लोग कहेंगे कि उनकी अपनी जमात के बहुत सारे जो अरकान हैं वो अब शामिल हो चुके हैं अपोजिशन के साथ, तो वो तो एक ऑब्वियस वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि ये पॉलिटिकल जो तब्दीली लाने की कोशिश हो रही है, तो क्या ये
इसलिए है कि इसके बाद ये सेंटर में ट्राई करेंगे कोई इस किस्म की, बिकॉज मौलाना साहब ने भी कुछ अमनो अमान के हवाले से, कुछ ओवरऑल कंडीशंस के हवाले से इंस्टेबिलिटी की कुछ आपको शवाहिद नहीं मिल रहे, स्टेबल रहेगा आपके ख्याल में, चलता रहेगा ये सब? देखिए ये वाकयात, ये जो इनसिक्योरिटी है ना, ये इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है, खासतौर पर इंसर्जेंसीज में। बहुत अरसे से हाँ, तो ये हम कहेंगे कि जी अगले महीने से नहीं होगा या उससे अगले महीने से नहीं होगा, नहीं, पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं, इसलिए कि ये लॉन्ग टर्म एफर्ट्स होती हैं। हमने बलूचिस्तान में वैसे भी एक लहर है जो चली आ रही है, 70s की है, वहां से फिर बीच में ब्रेक्स आती रही हैं, तो इसके ऊपर मैं उसको नहीं देखता। हाँ, अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगी, नॉट इंस्टेबिलिटी, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी से इसके अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी। मैं उसको एंगल से देखूं। मैं ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब, जी सर, आपने सुना ब्रिगेडियर साग साहब ने काफ़ी डिटेल में बताया, मैं आप का बिल्कुल तज्जिया लेना चाहूँगा इस हवाले से, जो आज का ब्लास्ट हुआ कोयटा में, जो कि पुलिस को टारगेट किया गया, लेकिन आप पहले अपना ज़रा मुझे ज़ाती तज्जिया कीजिएगा इस हवाले से कि आपको क्या लग रहा है, कौन इसका जिम्मेदार हो सकता है और अमन अमान की सूरत हाल क्यों ख़राब करने की कोशिश की जा रही है बलूचिस्तान में? देख लो, अमन अमान की सूरत हाल का जहाँ तक ताल्लुक है, तो अभी तक तो अफगानिस्तान स्टेबलाइज नहीं हुआ है, राइट, और वो फैक्टर तो अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है, उसमें एक कमी आई हुई है, या वहाँ पर जो पहले फॉरेन फोर्सेज थे वो निकल चुके हैं, लेकिन तालिबान अभी तक कंप्लीटली कंट्रोल में, रेट ऑफ द गवर्नमेंट हर जगह नहीं है, और यही वजह है कि वहाँ पर TTP भी और इसके अलावा दाइश भी, या इसके अलावा अलकायदा, वो लोग अब भी ऑपरेट करते हैं, और अभी तक वहाँ पर भी हमले करते हैं। आपने वहाँ पे तो अल्लाह माफ करे नमाजों में हमले हो रहे हैं, जुम्मे की नमाज में हो रहे हैं, वो मुसलमान कैसे वहाँ पे किसी और ग्रुप का भी हमला करेगा, ये क्वेश्चन मार्क है, ये भी है, उस पर बाद में बात करते हैं। जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तो जाहिर है कि बलूचिस्तान जो है खुसूसी तौर पर एक तो सब नेशनलिस्ट में, जिसमें BLF है, BA है, ये बहुत सारे शामिल है। जी बिल्कुल। दूसरा, वहाँ पर जो बैरूनी हाथ था उसकी तरफ पहले भी सब नेशनलिस्ट के हवाले से भी, और इसके अलावा TTP या जो दाइश है उसके हवाले से भी वहाँ पर उनके फुटप्रिंट्स थे। और तीसरी बात यह आ जाती है कि कुछ पॉलिटिकल अपहीवल या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी वहाँ पर हो रही है, और साथ साथ इस्लामाबाद का मौसम भी कुछ बेहतर नहीं है सिविल मिलिट्री रिलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, और जिसकी तरफ अगर देखा जाए तो मतलब है कि अभी तक हम उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकले हैं, और इस किस्म के वाकयात में तेजी आई हुई है। उसमें जो इस किस्म के हमले हैं वो हमारे जो फाटा एरिया है उसमें भी बढ़ गए हैं, इसके अलावा बाकी जगहों पर भी इस किस्म के हमले, बल्कि यहाँ तक कि सीपेक में भी उस पे प्रोग्रेस को धचका लगा है, जब से वो दियाजमीर उधर धमाका हुआ था चाइनीज के साथ, फिर उसके बाद गवादर उधर हुआ, तो इस किस्म के मामलात जो है लगता है कि उनका जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है वो एक टारगेट है पाकिस्तान, वो इस लिहाज से उसके लिए चैलेंजेस बढ़ाने हैं। और दूसरी बात ये एक इंटरनल स्ट्राइक भी है, वो इंटरनल स्ट्राइक की तरफ जिस तरह बलोचों के साथ जो पहाड़ों पर गए उससे बात की के बारे में भी सोचा गया, जिस तरीके से तालिबान ने आर्म मिनिस्ट्री और जनरल मिनिस्ट्री का ऐलान किया है, इस किस्म के शुरुआत इधर भी होने थे, लेकिन फिर वो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया, क्या TTP के साथ या जो बलूचिस्तान में सब नेशनलिस्ट है उनके साथ क्या करना है, उसके लिए क्या लाए अमल है, आया बाकी पॉलिटिकल पार्टीज या वो लोग ऑन बोर्ड है या नहीं है ऑन बोर्ड। तो मतलब है कि जो यहाँ पर उस किस्म के स्टेबिलिटी लाने, जो कि अफगानिस्तान में एक हुकूमत, एक डायनामिक्स चेंज हो चुकी है, उससे पाकिस्तान कितना फायदा उठा सकता था, वो फायदा अभी तक हमें मटेरियलाइज या ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा, और इसके लिए क्या कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई पॉलिसी में चेंज नहीं है, या अभी तक पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एजेंसीज इस बारे में क्या सोच रहे हैं, कोई लाएअमल तैयार हो चुका है या नहीं हो चुका है, और इस दौरान इस किस्म के हमले भी हो रहे हैं। तो जाहिर है कि मेरे ख्याल में कि जितना हम देर कर देते इन चीजों के बारे में, और इतने हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन, और फिर जो बाहर के एलिमेंट है उनको मौका मिलता जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो अनसर्टेनिटी की सूरत हाल हो, पोलिटिकल एज वेल एज सिक्योरिटी वाइज,
और अदरवाइज इन अफगानिस्तान नेबरहुड में, तो उससे वो फायदा उठाते ठीक है। हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अफगानिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है या तालिबान का कंट्रोल ना कर पाना है अपनी सूरत हाल के ऊपर, वो हमें भी इफेक्ट कर रहा है अब तक। अगर तालिबान अच्छा कंट्रोल कर लेते तो हमें भी इसका फायदा पहुंचता। ये यकीनी तौर पर जहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी वहाँ पर डीवेटनाइजेशन होगा। हमें उसका एक अपने साइल को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, उस पर अमल दरामद होगा, बॉर्डर मैनेजमेंट होगी, और वहाँ से जो रिफ्यूजीज का या बाकी का इन्फ्लक्स है वो कम हो जाएगा, और यहाँ पर लोग उधर के लिए फुल सेक्टर रिफ्यूजीज के लिए क्रिएट हो जाएगा, तो फिर शायद ये मसले भी कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। जो बेरूनी हाथ है वो जो वहाँ से ऑपरेट कर रहा था, उनके रेमिनेंट्स तो मौजूद है, और वो रेमिनेंट्स या स्लीपिंग सेल्स या उनके बाकी जो कारिंदे हैं वो भी रफ्ता रफ्ता मतलब या अंडरग्राउंड चले जाएंगे, या वो मारे जाएंगे, या वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। उसका मौका अभी तक तो पूरा नहीं आया हुआ है। ब्रिगेडियर साहब साहब, आप कैसे देखते हैं इस कमेंट को? ब्रिगेडियर साहब साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रेस किया कि जब तक उनकी अपनी सूरत हाल अफगानिस्तान की ठीक नहीं होगी, जिस तरह आपने जब बात का आगाज किया तो आपने कहा कि आपको लग रहा था कि चीजें बेहतर हो जाएंगी तालिबान के आने से, पर अब तक नहीं हो सकी, अब तक उसका इफेक्ट नजर नहीं आया। जब तक वो खुद स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, हम भी ये बर्दाश्त करते रहेंगे, सूरत हाल ऐसी रहेगी। अच्छा आसिफ, एक चीज जरूरी है समझने की। देखें वक्त कितना गुजरा है तालिबान के टेक ओवर, 1.5 महीना, तो वही 15 अगस्त या 2 महीने तारीख लेते हैं, ठीक है। 15 अगस्त के बाद बीच में फिर वो बाकी चीजें जो अमेरिकन बांट रहे और उनका निकलना। देखिए आप किसी भी मुल्क में जब तब्दीली आती है, हम अपना देख लें जी, जब हमारे यहाँ तब्दीली का नारा लगा था तो हमने 90 दिन की बात हुई थी, आपको याद हो, अगर 3 महीने। तो अगर हम उस एंगल से देखें, फिर तालिबान को देखें, वो कौन लोग हैं, ना वो पॉलिटिकल ग्रुप है, उस वक्त तक नहीं था, अभी एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर वो सामने आए हैं, ना उनकी मिलिट्री एफिशिएंट है इस वक्त तक उस हिसाब से, ना उनकी पुलिस एफिशिएंट है। तो आप उनको ये मार्जिन तो देंगे ना, और देना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम एक चीज है, ठीक है, हमें जल्दी है, और हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, हमारे यहाँ बदकिस्मती है, हम जल्दी में रहते हैं। इंतजार भी तो हम बहुत अरसे से कर रहे हैं ना सर, अब वो इंतजार भी आप देखें कितने जमाने से चल ही रहा है हमारा कि चीजें बेहतर होंगी। बिल्कुल 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 100%। लेकिन उस वक्त वहाँ अमेरिकन थे 20 साल, उन 20 सालों में अमेरिकनों ने जो कुछ किया है वो किस दिन आपके साथ अलग प्रोग्राम करेंगे, अमेरिकनों ने किया क्या वहाँ पर। तो बात यह है कि अभी हुआ है चेंज, एक तब्दीली आई है वहां पर भी, और ये तब्दीली वो है जो 20 साल की लड़ाई के बाद आई। वो जो 20 साल जो लोग लड़ते रहे, वो गवर्नेंस को नहीं जानते, वो एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं जानते, वो इकोनॉमिक्स को नहीं जानते, वो ग्लोबल स्टेबिलिटीज, ग्लोबल फैक्टर्स को नहीं जानते कि वो किस तरह जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रैटेजी इफेक्ट करती है इन चीजों के ऊपर। फिर आप उनसे इमीडिएटली ये डिमांड नहीं कर सकते कि आपने अभी तक टीटीपी के लोगों को क्यों नहीं पकड़ा, आपने अभी तक दाइश को क्यों नहीं काबू किया, या आप अभी तक क्यों अलकायदा या उस किस्म की ETIM और IMU जैसे लोगों को क्यों वहां पर। तो ये चीजें उस वक्त देख कैसे कहेंगे जब वो अभी तक तो उनको किसी ने तस्लीम नहीं किया। हम टर्की ने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया कि मदद करेंगे पर तस्लीम नहीं करेंगे, वो एक अलग पूरा एक रोला ही अलग है, उसको तो मैं कहूँगा रोला ही अलग है। तो ये तो बलूचिस्तान वाले जो फैक्टर जिसकी बात कर रहे थे ना, ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे, मैंने भी वही बात की थी। बलूचिस्तान में वो जो रेमिनेंट्स हैं जिनको मार पड़ी है, जो वहां से भागे हैं, वो पीछे कुछ छोड़ के तो गए हैं ना, अब्दुल्ला सालेह एंड पार्टी, और वो उनका जो राजे का छोटा भाई, पता नहीं उसका नाम मुझे हमेशा भूल जाता होता है, इस जैसे लोग जो हैं ये अभी तक उधर, अगर वो खुद नहीं है तो उनके सिंपैथाइजर उधर हैं जो कि वहां पर होंगे। फिर तालिबान का होल्ड अभी तक अफगानिस्तान के ऊपर ठीक है, एक किस्म की स्टेबिलिटी तो आ गई है, लेकिन वो जो सिक्योरिटी होल्ड होता है वो नहीं है। इसीलिए धमाके हुए ना, 2 बड़े धमाके काबुल, कुंदूज में और कंधार में हुए। आल्दो एलतशी ये भी एक गेम है, देखिए वो एलतशी पे क्यों हो रहे हैं धमाके, ये आपस में लड़वाने के लिए, वही फिरका वाहियत पैदा करने के लिए। देखिए सेक्टेरियन डिवाइड है, सेक्टेरियन डिवाइड ऑब्जेक्टिव किसका हो सकता है? कौन चाहेगा वहां पर कि वहां पर डिवीजन हो? मुखलिस नहीं है बाहर के लोग नहीं, वो लोग जो कि अफगानिस्तान के अंदर जो पहले भी एक्टिव रहे हैं और अभी भी एक्टिव हैं,
इसमें ईरानियन भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना, एंटी ईरान एक्टिविटी है, एंटी शिया एक्टिविटी है, ताकि उधर से कोई रिएक्शन आए और चीजें जो है ना वो खराब हों। बिल्कुल आप देखिए अफगानिस्तान का अमन मेरे और आपके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग जो यहाँ से मार खा के गए हैं उनके लिए तो इसको मजीद खराब होना है ताकि तालिबान को फेल किया जाए। तो ये एक थोड़ा जी मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना है, मुझे एक छोटा सा कमेंट लेना है आपसे, फिर ब्रिगेडियर सैयद साहब से उसी पे कमेंट लेकर एंड करूंगा। ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुलाकात हुई है अमरीकी वफद के साथ, इसको कैसे देखते हैं सर? कोई पैगाम तो नहीं आया हमारे लिए दोबारा से? नहीं, पैगाम नहीं, मेरा ख्याल है ये जो पिछले दिनों मीटिंग हुई थी ना, उधर से कुछ लोग आए हुए थे, डिस्कशन हुई थी, मेरा ख्याल है ये उसकी फीडबैक के सिलसिले में होगा या कहा गया होगा कि सर वो आपसे बातें हुई थी, उसका क्या हुआ, क्या करना चाहिए, या अब मैं अभी तक अमेरिकन इंटरेस्ट इन पाकिस्तान नहीं देख रहा, अमेरिकन इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान थ्रू पाकिस्तान देख रहा हूँ, और ये उसी की, मेरे हिसाब में ये उसी की कंटिन्यूशन है जो पहले मीटिंग्स हुई हैं। ठीक हो गया। मैं ब्रिगेडियर साख साहब के बाद अब ब्रिगेडियर सैयद साहब की तरफ आऊंगा और फिर मैं यहीं से इसको वाइंड अप करूंगा। ब्रिगेडियर सैयद साहब, आपको क्या लग रहा है, अमेरिका की तरफ से कोई और हमें डू मोर का कोई इशारा, कुछ ऐसा सिलसिला तो नहीं मिला सर? देख लो, अभी वो हमें रेस्ट्रेंट कर रहा है क्योंकि उसका डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी जो आई हुई थी, तो उसने कि आपने तालिबान को, हुकूमत को तस्लीम करना है। राइट सर। और दूसरी बात ये कि जब तक वो जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है उसको पूरा नहीं करते, ठीक है, और तो तब तक हमने रिकॉग्निशन नहीं करनी। और तीसरा उनके जो हम कह रहे थे कि भाई ह्यूमन ट्रेजेडी है या वहाँ पर एक इंसानी अलमिया है, उसके लिए उनके जो अकाउंट्स है उसको डिफ्रीज करा ले, तो उन पर भी वो एग्री नहीं हुए। और तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अपने जो उन्होंने एक तरफ तो चाइना की तरफ धकेल दिया है, क्योंकि इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक नोयत के ताल्लुकात और बहुत गहरे होते जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ सिर्फ एंगेजमेंट है। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान पर तो दबाव किसी हद तक ला सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से पाकिस्तान को मजबूर नहीं कर सकते। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान दरमियान में खेल कर कुछ अपने लिए, क्योंकि अमेरिका को भी नाराज नहीं कर सकता और चाइना भी किसी हद तक पाकिस्तान के साथ अपने मफादात के साथ आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे हालात में एक स्टेबल हुकूमत और प्रूडेंट पॉलिसी हो तो फिर तो दोनों के दरमियान बैलेंस कायम कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह छोटी मोटी बातों पर इस किस्म के फ्यूल हो जाता है, जिस तरह ये ISI के चीफ के अपॉइंटमेंट और बाकी, तो फिर लोगों को ये मौका तो मिल जाता है कि उसको एक्सप्लॉइट भी करे और उसके तरह तरह के ठीक हो गया, उसको देखा भी जाए। जी राइट सर। ब्रिगेडियर साहब, मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बात करना आज रह भी गई और वक्त बहुत कम था। ब्रिगेडियर साख साहब, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो माशाल्लाह आप चीजें कर रहे हैं, पहले जरा उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें, लास्ट मिनट है तो जरा बता दें अब क्या सिलसिला चल रहा है, पाकिस्तान कितनी मदद कर रहा है, आप खुद उसका पार्ट भी हैं, तो प्लीज उस पर भी जरा रोशनी डाल दीजिए जाते जाते। जी बिल्कुल, थैंक यू। जाते जाते 1100 टन से ज्यादा सामान हम भिजवा चुके हैं। जबरदस्त, 1100 टन से ज्यादा। परसों हमारे 4 ट्रक और गए थे। अभी आने वाले दिनों में हम विंटर्स का सामान भिजवा रहे हैं, कोई तकरीबन 8 से 10 ट्रक वो जाएंगे। मेडिकल टीम हमारी एक गई हुई थी अफगानिस्तान, वो वापस आई है, उनकी रिकमेंडेशन पे करते हुए हम अस्पतालों में कोई काम करना चाह रहे हैं। कोई मेडिकल टीम वहां पर इंशाल्लाह अगले महीने में उम्मीद है हम वहां पर जलालाबाद में कुछ भेजेंगे, और कंधार की तरफ, कंधार के बॉर्डर के क्लोजर की वजह से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आ रही है कि वो वाली साइड हम फीड नहीं कर पा रहे, इसलिए ज्यादा काम जो है वो तुरहम और गुलाम खान के थ्रू हो रहा है। बहुत लोग जनरसली कर रहे हैं। जाते जाते वही रिक्वेस्ट दोबारा एक बार फिर हमारी इस रेजिलिएंट नेशन को, सबको, कि जो कुछ कर सकता है इंसान हमें करना चाहिए, इसलिए कि अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उसको अमन लाना वहां पर जरूरी है। राइट सर, अमन लाना जरूरी है, उसके अमन से हमारा अमन जुड़ा है। इसी के साथ बिल्कुल मैं इस सेगमेंट को भी वाइंड अप करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, आपने ज्वाइन किया, और ब्रिगेडियर सैयद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज बड़ी एक हासिल तलब बात हुई, पहले मईशत के हवाले से बात की, फिर कुछ इंटरनेशनल सूरत हाल और साथ ही पाकिस्तान के अमन अमन के ऊपर बात की। वीक का फर्स्ट डे है, चीज़ों को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात कुछ नए मौज़ूआत के साथ, और तब तक के लिए यकीनी तौर पर अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टार न्यूज़ को लाजिम तौर पर देखते रहिए, तमाम तरह अपडेट से आगाही रखने के लिए। आज के लिए इतना ही, कल आपसे होगी मुलाकात। पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमान अल्लाह।